अर्ली खैबर मेडिकल कॉलेज है और बाद में ज़्यादातर इंग्लैंड में है। स्पेशलिटी मेरी जो है वो लैप्रोस्कोपिक की होल सर्जरी है और मेनली स्पेशलाइजेशन जो है लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया हुआ है, दिया गया है, वो है डे केस सर्जरी। ठीक है, इस पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट डे केस सर्जरी का मतलब है जहाँ आप सर्जरी करते हैं, पेशेंट इज एडमिटेड ऑन द सेम डे फॉर सर्जरी and is discharged on the same day. So there are various reasons why. What are the advantages of day case surgery? Or why it's becoming more and more popular? Why it is more cost effective? What are the benefits of day case surgery to the patient, to the hospital, to the surgeon? इसमें जो है ना win-win all situation है for the hospital, for the doctors, and even for the patient, if they come and go on the same day of their operation. तो ये हमारा टॉपिक है डे केस सर्जरी। अब इसमें जो आपको स्टेटमेंट्स कुछ नजर आ रहे हैं लिखे हुए, स्टेटमेंट के पीछे जो हिस्ट्री है इन स्टेटमेंट्स में, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट स्टेट्स के इन पेशेंट ट्रीटमेंट वर अ वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज। इन पेशेंट का मतलब है कि वहाँ जहाँ पेशेंट जो है हैव टू स्टे और दे आर स्टेइंग फॉर मोर देन अ डे, मे बी 1 day 2 day 3 day। सो किसी जो एक फेमस पीडियाट्रिक सर्जन, जो बच्चों का सर्जन है, उसने मेरी 100 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज आर वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल रिसोर्सेज। हॉस्पिटल रिसोर्सेज क्या क्या है? उसमें उनकी जो लेबोरेटरीज हैं, इन्वेस्टिगेशंस के एरियाज हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं, थिएटर्स हैं, स्टाफ है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, थिएटर स्टाफ है। तो अगर आप पेशेंट की जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो रही है एज एन इन पेशेंट, meaning he's staying more than 24 hours, it's a total waste of all these resources. दूसरा उसका स्टेटमेंट था, इन पेशेंट ट्रीटमेंट इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है उसका, पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी केयर आफ्टर सर्जरी एट होम इज ऑफ हाई क्वालिटी, हायर क्वालिटी even compared to patients who are recovering in the hospital. So they are very big, bold statements made almost 100 years, or more than 100 years ago, by a famous pediatric surgeon. ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होता। अब ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, और आप जो कह रहे हैं उसकी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए, तो आपने कोई ना कोई पेपर एविडेंस के साथ पब्लिश करना है। तो इसी सर्जन ने, जिनका नाम जेम्स हेंडरसन निकल है, he published study of 9,000 pediatric patients which he operated as a day case. ठीक है, BMJ क्या है? It's a famous recognized journal all over the world, British medical journal. They published every month, still in UK. So he published a study of this pediatric patient where he proved that day case surgery is much better than surgeries which are being done on patients who are inpatient. ठीक है, आगे देखते हैं। अब डे केस सर्जरी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि डे केस सर्जरी है क्या। ठीक है, ठीक है, मैंने बीच में मैं आपका चैट बॉक्स खोल लेता हूँ, जहाँ किसी को कुछ समझ में ना आए तो कोशिश मैं करूँगा कि कोई ना कोई। अभी मैंने स्क्रीन को थोड़ा छोटा किया है। इज दैट स्टिल कंफर्टेबल व्यूइंग आपके लिए, जो मैंने स्क्रीन छोटी करके जो भी नजर आ रही है जिसमें डे केस सर्जरी लिखा हुआ है? लिखें यस या नो। ये स्क्रीन को इनलार्ज करूँ, जल्दी बोले। अच्छा, फाइन, ठीक है, ठीक है। तो डे केस सर्जरी को मैं एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है। डे केस सर्जरी की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं,
लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग यूनाइटेड किंगडम को फॉलो करते हैं, इसमें जो टॉप पे जो आपको नज़र आ रही है, इधर मेरा मार्कर आपको नज़र आएगा जो है पॉइंट, दे आर एडमिटेड एंड डिस्चार्ज ऑन द सेम डे विद इन 12 आवर्स। ठीक है, ये होगी क्लियर बात है। अच्छा, दूसरी जो आप देख रहे हैं उसको कहेंगे आउट पेशेंट सर्जरी। ठीक है, ये इतना कॉमनली टर्म इतनी यूज नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे पेशेंट आर नॉट एडमिटेड टू द वार्ड। वार्ड्स क्या होते हैं? वार्ड्स वहाँ होते हैं जहाँ पे पेशेंट के बेड्स अवेलेबल हैं, देयर इज अ फीमेल वार्ड, देयर इज अ मेल वार्ड, उनके अपने टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, अपनी उनकी वार्ड की नर्सेज हैं, और जहाँ पे जो है वो पेशेंट either waiting for an operation or they are recovering from an operation, waiting for some investigations, whatever। ठीक है, ये पॉइंटर मेरा लेजर आपको बता रहा है ओवरनाइट स्टे सर्जरी। अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म बीइंग यूज्ड इन यूएसए, और जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, तो वो फिर अपनी टर्म्स भी जो है वो अपनी ही बनाते हैं। तो ये टर्म जो है कि दे आर डिस्चार्ज विद इन 23 आवर्स is not used in UK, and since we follow UK, we don't use these terms in Pakistan. And essentially, it basically means that it's an inpatient if he's staying for more than 12 hours. ठीक है, अगली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम कि what is day case surgery। जैसा कि we mentioned earlier, admitted for operation on a planned non-resident basis and who require facilities for recovery। ठीक, अच्छा, ये हमने क्लियर कर लिया। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है, ये पेशेंट जो है इज बीइंग एडमिटेड सेम डे एंड डिस्चार्ज ऑन द सेम डे, एंड ही इज एडमिटेड ऑन अ प्लान्ड बेसिस। प्लानिंग का मतलब है कि आपने इसको पहले से प्रिपरेशन की हुई है, यानी रैंडमली वो आके सेम डे एडमिट नहीं हुआ, which often occurs in a case of an emergency, which are non-planned admissions। तो एक तो प्लान्ड एडमिशन हो गया। नॉन रेजिडेंट जो मेरा पॉइंटर आपको दिखा रहा है, रेजिडेंट का मतलब है कि आपका वहीं पे आपने रहना है। नॉन रेजिडेंट के दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कितना? नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टे मोर देन 12 आवर्स। यानी कि इन द मॉर्निंग, यूजली इन यूके पेशेंट जो है वो 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं, और मे बाय द टाइम ऑफ 7 o'clock या 6 o'clock इन द इवनिंग दे आर सेंट होम। ठीक है, अब टारगेट जो है मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न जो कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका टारगेट है कि मेजॉरिटी ऑफ देयर सर्जिकल प्रोसीजर्स विच आर इलेक्टिव। Elective means कि they are not urgent, they are not emergency procedures, not urgent surgical procedures, उनको हम इलेक्टिव प्रोसीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का हर्निया है, और या किसी की जो प्रोमिनेंट वेन्स हैं लेग्स में जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं, इसी तरह किसी की वेजेक्टमी है फॉर स्टरलाइजेशन, और भी डिफरेंट टर्म्स हैं। सिंपल जो है वो मे भी किसी का लंप है नेक में, या लाइपोमा है, अगर आपने टर्म्स थर्ड ईयर में भी पढ़ना शुरू किए हैं कि नहीं किए। सिंपल सर्जरीज हैं जो इलेक्टिव हैं, दे आर नॉट अर्जेंट सर्जरी, दे आर नॉट इमरजेंसी सर्जरी, और एंड दे आर elective also means they are not life threatening। If he can wait for maybe a month, 2 months, maybe 3-4 weeks, is not going to affect the patient life और his health, अगर हम थोड़ा वेट भी कर लें। टारगेट यही है कि मेजॉरिटी ऐसी सर्जरीज जो है जो इलेक्टिव, वो 75% जो ऑपरेशंस हैं आउट ऑफ 100 वो डे केस सर्जरी होनी चाहिए। उसका वेरियस एडवांटेजेस हैं जिस तरह के हमने शुरू में मेंशन किया, और मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगा आगे कि डे केस सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना?
अच्छा, अब ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आइडियली डे केस सर्जरी जो है वो उसकी इन्वायरमेंट क्या है, या उसकी जो रूम्स हैं या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो किस किस्म की होंगी। एक लुक नज़र आ रही है, एक आपको एक रूम नज़र आ रहा है सामने, और आप इसमें जो जनरली आप चीज़ें देखेंगे, अगर मैं आपको पॉइंट आउट करना शुरू करूँगा तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको नज़र आ रहा है कि ये ओपन एरिया है, ठीक है, ओपन एरिया है, वाइट स्पेसेस हैं, इसमें आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि यहाँ कोई बहुत ही टाइट किस्म की इन्वायरमेंट है, या और ये कौन सी इन्वायरमेंट है जहाँ पे पेशेंट जो है या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो आएंगे फॉर एडमिशन फॉर अ डे केस सर्जरी ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि दे विल अराइव मे बी अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग और अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, और फिर जो है यहीं पे और रूम्स में आपको दिखाऊंगा अभी, वहीं पे ऑपरेट होंगे और वहीं पे वापस चले जाएंगे। तो अभी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पेशेंट या उसके कोई रिलेटिव्स जो आपका कॉन्टैक्ट जब डे केस यूनिट में आए तो वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नज़र आनी चाहिए, ओपन स्पेस होनी चाहिए और वेल लिट है, यानी कि देयर इज लॉट ऑफ वेल लिट या वेल लाइटेड रूम है, ठीक है, सोफाज हैं, कंफर्टेबल सोफाज हैं, मैगजीन्स पड़े हुए हैं कि अगर उनको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है किसी वजह से वो बोर ना हो। टाइम की क्लॉक लगी हुई है वो भी उनको अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंटर आपको बताएगा कि रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे भी कोई नर्स बैठी हुई नहीं है, लेकिन ये रिसेप्शन एरिया है। जो पेशेंट आएंगे अराइव करेंगे वो आके अपना नाम और डिटेल्स बताएंगे ताकि वो जो है उनका नाम जो है रजिस्टर हो जाए। और ठीक है, दूसरा भी एक स्लाइड देख लेते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेशन से पहले पेशेंट जो है वो आ जाएंगे और आके अपने 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 जो क्यूबिकल्स हैं वहाँ पे लेट जाएंगे। क्यूबिकल में भी देख लें कि क्यूबिकल में ज़रूरी है प्राइवेसी होनी चाहिए। ये कर्टन्स जो है ऑल अराउंड जाएंगे जहाँ पॉइंटर मेरा बता रहा है, ठीक है। दूसरा बे जो है क्यूबिकल्स दूसरे पेशेंट के लिए है, एक थर्ड पेशेंट के लिए। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये एक जो चेयर पड़ी हुई है जो अटेंडेंट के लिए है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें जो है, वाइटल साइंस जो है आप पेशेंट के ले सकते हैं। वाइटल साइंस कौन से होते हैं? वाइटल साइंस हैं उनका जो है ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, सैचुरेशन लेवल्स है, मीनिंग के उनके ऑक्सीजन लेवल्स क्या हैं ब्लड में, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, और ये चीज़ें हो जाए। तो जो नर्स होगी इस काउंटर पे वो आके आपकी सारी डिटेल्स ले लेगी और आपका जो फाइल है उसके अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हुआ है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो भी है वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक मॉनिटर नज़र आ रहा है। मॉनिटर में जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं उनके वाइटल साइंस जो हैं दे कैन बी सीन रियल टाइम, ठीक है। और पिक्चर की तरफ जाते हैं। ये पिक्चर आ गई कौन, ठीक है। अब इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर आप देखें इस पिक्चर में आपको वही बेज नज़र आ रहे हैं, लाइन है विद बेड्स, काउंटर भी नज़र आ रहा है, नर्सिंग काउंटर, क्लॉक भी है, और अगेन यू कैन सी वाइट स्पेसेस हैं, ओपन एरिया है, फ्रेंडली एरिया है, वेल लिट एरिया है। तो ये भी हो गया। और अगली स्लाइड पे आते हैं। ये क्या चीज़ है? यहाँ आप देख रहे हैं अच्छे लार्ज कंफर्टेबल सोफास पड़े हुए हैं और यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं राइट साइड पे जो कि रिलेटिव्स के लिए है। और ये एरिया जो है इसको आप कहेंगे रिकवरी एरिया। पेशेंट का जो है ऑपरेशन हो चुका हुआ है और उसको ही इज मच मोर कंफर्टेबल, तो देन ही विल बी आस्क्ड टू सिट ऑन दोस सोफास, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट को हर वक्त जो है वो आप कहेंगे ना बेड पे नहीं रहने देना। एज सून एज ही इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनेस्थीसिया
और ही इज मोबाइल, ही शुड बी आस्क्ड टू सिट ऑन अ कंफर्टेबल सोफा। उसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो आप उसको चाहेंगे कि जल्दी जल्दी कुछ जो है उसको कुछ खाना पीना स्टार्ट करवाएं, ठीक है। अगर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट की जो है चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप होने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि लाइंग पोजीशन में इन बेड ब्रीदिंग चूंकि आपकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है मैक्सिमम नहीं होती है, तो आपको जो है लंग बेस में लंग कोलैप्स हो सकता है, इसको एटेलेक्टेसिस कहते हैं, जिससे कंसोलिडेशन हो सकती है और जिससे चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है। इन सिटिंग पोजीशन दे आर मोर एबल टू ब्रीथ डीपली, reducing the chance of any chest infections, ठीक है। एक और स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। स्लाइड को इस तरह देखते हैं दूसरे व्यू में, ठीक है। अब आ गई कि इज इट अ टाइप ऑफ सर्जरी, यस नो, क्या ख्याल है? इज इट अ टाइप ऑफ सर्जरी? कितने लोगों का ख्याल है कि इज इट अ टाइप ऑफ सर्जरी? अब तो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ सर्जरी, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा देखते हैं, तो मैंने आपको सारा पेपर आउट कर दिया, तो इट्स नॉट अ टाइप ऑफ सर्जरी। अब इज इट अ टाइप ऑफ ऑपरेशन, यस नो। अब बताएं, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ सर्जिकल पाथवे, यानी कि किस टाइप ऑफ सर्जिकल पाथवे यूज किया जा रहा है, वेदर पेशेंट विल बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल as an inpatient or whether patient will be discharged on the same day. So it's like a surgical pathway, but it's not a type of surgical operation. तीसरा क्वेश्चन था, is it different from outpatient surgery? Yes. Outpatient surgery में patient को हम admit ही नहीं कर रहे, whether it's for even if it's for less than 12 hours. We are not admitting the patient. ये टाइप ऑफ सर्जरी वो हो सकती है जैसा कि माइनर सर्जरी जो बनी हुई है, अगर आपने हमारे हॉस्पिटल में देखी हुई है, एक माइनर सर्जरी जो है एक रूम बना हुआ है, या आउट पेशेंट में एक पेशेंट आया फॉर एग्जांपल उसको जो है मे बी स्टिचेस या स्विचेस उसके रिमूव करने आफ्टर एन ऑपरेशन, उस पेशेंट को हम देखने के बाद जो है माइनर ऑपरेशन थिएटर में भिजवा देते हैं, वहीं पे उसके जो है स्विचेस जो है वो दे आर टेकन आउट एंड देन ही इज डिस्चार्ज। तो इस टाइप ऑफ सर्जरी को आप यू कैन say it's an outpatient surgery, ठीक है। तो इस day case surgery is different from outpatient surgery, ठीक है। Yes. Is it different from inpatient surgery? Yes. We have already mentioned the patient who are admitted for more than 12 hours, 24 hours, 2, 3, 4 days, जितना भी, they are considered as inpatient. So day case surgery is different from inpatient surgery. अगला क्वेश्चन क्या है? अदर नेम्स भी हैं इस सर्जरी के, कम एंड गो सर्जरी कोई कहता है, सेम डे सर्जरी कोई कहता है, और एम्बुलेटरी यानी कि मोबाइल सर्जरी उसको भी कहते हैं, अदर नेम्स एज वेल, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है आपके इस थर्ड ईयर लेवल पे, लेकिन बेसिकली जो है अगर मैं थोड़ा सा पॉइंटर में आपको बता दूं, देयर इज ऑलवेज द पाथवे ऑफ सर्जिकल पाथवे क्या है इनका ना, ठीक है। यहाँ से अब स्टार्ट कर देते हैं। एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखेगा, और ये वो डॉक्टर होगा जो जनरल प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है। ही इज नॉट सिटिंग इन द हॉस्पिटल, वो ही विल रेफर दिस पेशेंट फॉर कंसल्टेशन इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, जहाँ पे एक स्पेशलिस्ट जो है वो उसको देखेगा, ठीक है। स्पेशलिस्ट विल डिसाइड वेदर ही नीड्स एन ऑपरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसी इंग्वाइनल हर्निया की, आपने थर्ड ईयर में भी क्लिनिकल मेथड्स में आप पढ़ना शुरू करेंगे। इंग्वाइनल हर्निया स्पेशलिस्ट डिसाइड्स कि ही नीड्स एन ऑपरेशन फॉर हिज हर्निया रिपेयर, ठीक है। आगे जाएं, पेशेंट जो सर्जन है उसकी असेसमेंट करेगा। असेसमेंट क्या होगी? वेदर ही इज फिट टू अंडरगो ऑपरेशन, वेदर ही इज फिट टू अंडरगो एनेस्थीसिया, he does not have any major cardiac problems like heart attacks or bypass, he doesn't have any diabetes, uncontrolled hypertension, जो भी various disease है, uncontrolled asthma, obstructive airway diseases, इस तरह की चीज, वहाँ पे उसकी assessment होगी।
ठीक है, असेसमेंट कैसे होगी? क्लिनिकल असेसमेंट होगी, प्लस कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, हार्ट के लिए ईसीजी होगा, चेस्ट के लिए चेस्ट एक्सरे होगा, और किडनीज के लिए रेनल फंक्शंस होंगे जो कि क्रिएटिनिन और यूरिया है, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, ठीक है, और हेपेटाइटिस टेस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे इसकी असेसमेंट होती है। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आएगा। अगर वी थिंक पेशेंट इज़ फिट, ही इज़ यंग, तमाम उसकी जो असेसमेंट थी इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, सब कुछ ठीक था, इट मीन्स कि ही इज़ फिट इनफ to undergo day case surgery, meaning he'll come on the same day and he'll be discharged on the same day after having his hernia repair done. ठीक है, जब आपकी assessment उसको क्लियर कर देगी to proceed for day case operation, then he'll be given a date to come and have this operation done. ठीक है, patient will go home and he will come on the day of his operation. ठीक है, he will have his operation done. अब वहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं आगे, whether he will recover successfully and will be discharged, or he'll have some problems and he'll have to be admitted for an inpatient as an inpatient. इसके वेरियस रीजंस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों कुछ पेशेंट्स को अनप्लान्ड तरीके से हमें दोबारा एडमिट करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम होम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई है जो जहाँ तक अभी तक हमने कुछ किया है? ठीक है, नो 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 नो, अच्छा नो नो, ये पुराने नो नो है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी नया क्वेश्चन है आपके लिए। यस यस, शुक्र है, दो तो हो गए। ठीक है ठीक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, हम आगे इस पे बात करेंगे कि आप जब भी, एक मेरी जनरल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो आपने ये सोचना है कि मुझे ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है, और इसी वजह से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि जो पढ़ाने वाला है वो पागल हो गया हुआ है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा है। उसकी कोई ना कोई, आई एम श्योर देयर विल बी रीजन फॉर दैट। तो वो, अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्यों, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं, पागल भी लगते हैं, अक्लमंद भी लगते हैं, तो आप हमारा क्यों पढ़ा के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको ये आंसर इसका मेरा ये होगा कि इंशाल्लाह आप आगे जब फ्यूचर कोई सर्जरी में आएगा, सर्जरी बहुत सारी हैं, फील्ड्स हैं, ENT भी है, आई भी है, गायनी ऑप्स भी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी है, वैस्कुलर सर्जरी भी है, लिवर सर्जरीज है, GIT सर्जरीज हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन सब में जो है डे केस सर्जरी का रोल है। अब आप कहेंगे कि जी रोल क्या है, क्या फ़ायदा है डे केस करने का, हम लोग इन पेशेंट क्यों नहीं कर लेते सर्जरी? तो वो फिर इसके आगे फ़ायदे हैं, मैं आपको स्लाइड्स बताऊंगा। ठीक है, उसमें फिर आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाए कि क्यों डे केस सर्जरी ज़्यादा करनी चाहिए, और क्यों जो टारगेट है वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो ये है कि आउट ऑफ 100 ऑपरेशन 75 शुड बी डन एज अ डे केस। ये टारगेट है, लेकिन जो अभी तक अचीव नहीं हुआ हुआ, अभी भी एवरेज जो है वो अराउंड 60 या 50 पहुंची हुई है। तो ठीक है, आगे कहीं चलते हैं, स्लाइड में कहीं चलते हैं। ठीक है, चलें, एडवांटेजेस का आ गया टॉपिक। एडवांटेजेस जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो पेशेंट को भी है। अगर आप पुट योर सेल्फ इनटू पेशेंट्स पोजीशन ना, आप इमेजिन करें अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। बात करते हैं इस पे। सर्जन, अगर मैं आप ऑपरेट कर रहा हूँ अगर आप में से किसी पे, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तीसरा, हॉस्पिटल को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं जिसके बेसिस पे हर कोई जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में चाह रहा है कि ये डे केस सर्जरी ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर फर्ज करें मेरा अपना ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा अगर मुझे पता हो कि मेरा ऑपरेशन कब होगा और किस दिन होगा और किस टाइम पे होगा। और जो है
अगर मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ तो मैं वापस कब आऊँगा? ना सिर्फ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बल्कि मेरी सारी फैमिली के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हमारा बच्चा जो जा रहा है वो कब ऑपरेट होगा, किस दिन होगा, कब आएगा। ठीक है, तो ये बात आई एम श्योर इट मेक्स सेंस टू एवरीबडीज हेड के ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो आप लाइन देखें जिसमें लो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन है, ये वाली स्लाइड हम देख रहे हैं, पॉइंटर मेरा आपको बता रहा है, इधर आ जाते। कैंसिलेशन की का मतलब ये है कि अगर मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि हॉस्पिटल ऐसी इन्वायरमेंट है वेयर एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम ना। अगर आपके पास में भी कोई आपने फर्स्ट करें एग्जांपल तीन आपने ऑपरेट करने हैं अपनी लिस्ट पे, और फॉर एग्जांपल आपका एक इन पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर पहले से मौजूद है वो ही बिकम सीरियस, या फर्ज करें कि मैं इमरजेंसी ऑन कॉल पे हूँ और ड्यूरिंग माई ऑपरेशन लिस्ट एक इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी ब्लीडिंग वूंड है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कोई गट या बाउल जो है उसकी परफरेट हो गई है, लीक कर रही है, और ऐसी कोई भी कंडीशन, ट्रॉमा आ गया है जिसको मुझे पहले अटेंड करना है, उसका मेरे अगर वहाँ जाने से क्या होगा, पेशेंट के लिए क्या डिसएडवांटेज होगा, हिज ऑपरेशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, ये एक अलग बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि अगर आप अपने आप को पुट योरसेल्फ इनटू ए पेशेंट शूज, तो यू कैन इमेजिन कि आप पता नहीं कब से वेट कर रहे थे, आए हैं, फैमिली आई है, सब कुछ आई है, एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन या डे ऑफ ऑपरेशन यू आर टोल्ड कि भाई सर्जन इज नॉट अवेलेबल, he is attending an emergency and your operation will be cancelled and you will be asked to come back again। ठीक है, कितना बड़ा सदमा होगा आपके लिए। तो द चांसेस ऑफ कैंसलेशन इन डे के सर्जरीज आर वेरी वेरी लो। ठीक है, क्योंकि जो अगर मैं डे के सर्जरी में कर रहा हूँ, मेरी लिस्ट है डे के सर्जरी की, दैट्स द ओनली थिंग आई विल बी डूइंग ऑन दैट डे एंड ऑन दैट टाइम। आई विल नॉट हैव एनी कमिटमेंट्स जहाँ पे जो है मुझे कोई इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, या मेरे कोई वार्ड का पेशेंट जो है कोई सीरियस हो गया तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। देयर सम अदर सर्जन्स और कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हु विल बी लुकिंग आफ्टर देम। तो चांसेस ऑफ कैंसलेशन आर ऑलमोस्ट जो है आर वेरी वेरी लो। ठीक है, एक और थर्ड अब आए क्रॉस इन्फेक्शन। क्या होता है क्रॉस इन्फेक्शन? जो होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, यानी कि अगर एक पेशेंट है वो जब हॉस्पिटल में आता है तो मे भी किसी ट्रॉमा से आया है, फ्रैक्चर होगी है बोन, या कोई मे बी लंप है या लाइपोमा है, उसको उसने एक्सरसाइज करने के लिए आया है। अब जितना ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में ठहरेगा, 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, the more he is at risk of acquiring infections which can occur in hospital patients। यानी कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जो पेशेंट एडमिट हुआ हुआ है, यही जिसको लाइपोमा है या हर्निया है, he can develop urinary tract infections, he can develop chest infections, he can develop hepatitis B and C। ठीक है, he can develop wound infection after his hernia operation। तो ये सारे वो इन्फेक्शंस हैं जो क्रॉस इन्फेक्शंस, यानी कि मेरे पेशेंट जो है उसको मैंने हर्निया ऑपरेशन किया जिस विच इज़ अ क्लीन ऑपरेशन, और साथ ही उसके 2 बेड छोड़ के एक और पेशेंट है जिसकी लेप्रोटमी हुई है, बिग कट है, गट परफरेशन थी, गट की ऑपरेशन हुए हैं, which is a dirty operation। So and he has developed wound infection, so he can transfer his wound infection to another patient in the same ward who had hernia repair done। तो इसको भी हम कहेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। तो मिनिमल स्टेज पेशेंट का होगा तो लेस चांस कि he will develop any infection or cross infection from another patient। और ना सिर्फ ये पेशेंट हो सकता है क्रॉस इन्फेक्शन में, ये इवन हेल्थ वर्कर भी हो सकता है, कोई नर्स भी हो सकती है, कोई स्टाफ भी हो सकती है। ठीक है, और लास्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मिनिमल टाइम अवे फ्रॉम होम, यू आर एक्सपेक्टेड टू कम बैक होम इन द इवनिंग। ठीक है, तो अब इसमें लेस लोड ऑन हॉस्पिटल, कॉस्ट इज ऑल्सो बर्न।
ये कौन है बच्चा बच्ची? शाजमीन अहमद, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा है। लोड ऑन द हॉस्पिटल्स भी कम हो जाएगा और कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट प्रोबेबली इज डेफिनेटली लेस। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी जो है वो अगर डे केस प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं जो कि बेनिफिट्स टू दी सर्जन है। ठीक है, बेनिफिट्स टू द सर्जन अगर आप देखें, अगर आपको पॉइंटर आपको फिर बताएगा ये। ठीक है, तो लो रिस्क ऑफ कैंसिलेशन का मतलब ये है, अगर फर्स्ट करें एग्जांपल मैं सर्जन हूँ, मेरे पास जो है एक लिस्ट है जिसमें जो है मॉर्निंग लिस्ट है मे बी 8 o'clock टू 1 o'clock। तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर होगा कि इसमें 3 पेशेंट्स हैं या 4 पेशेंट्स हैं, और मुझे भी अंदाज़ा होगा क्लियरली कि ये 3-4 पेशेंट्स विद इन 3-4 आवर्स ईजिली जो है वो लिस्ट जो है इनके ऑपरेशन हो जाएंगे। आई बी एबल टू कंप्लीट माई लिस्ट एंड दे विल बी एबल टू गो होम इन द इवनिंग। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा होगा क्योंकि हमने पेशेंट को प्लान किया हुआ है और उसमें कैंसिलेशन के चांसेस नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने के चांसेस नहीं है, जिस तरह के पेशेंट में कोई हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है या मे बी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या डायबिटीज़ निकल आता है, या उसमें कोई चेस्ट एक्सरे में नज़र आता है कि he's got some chest infections। तो these sort of जो सरप्राइजेज हैं पेशेंट में वो लेस चांस ऑफ गेटिंग एनी सरप्राइज। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, चेस्ट एक्सरे आपने करवा लिया, उसमें इन्फेक्शन नजर आ गया, लेकिन डे केस प्रोसीजर्स जो है दे हैव ऑलरेडी बीन प्लान, they have already been assessed, they have already been investigated, and they have been considered fit to undergo a day case procedures, and that's the reason they have come on that day to have their operation done as a day case। ठीक है, हर चीज प्लान की हुई है, तो वो चांसेस ऑफ कैंसिलेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, और दूसरा उसका बड़ा एडवांटेज अगर आपको सेकंड लाइन में समझ में आएगा वो ये है कि जितने ज़्यादा पेशेंट मैं कर रहा हूँ एज ए डे केस, मोर चांसेस है कि मेरे अपने जो इन पेशेंट वार्ड है उसके अंदर मोर बेड्स आर अवेलेबल टू डील विद पेशेंट्स who definitely require inpatient admission, who definitely needs to stay for more than 1 day, maybe for whatever reason, maybe उनका जो ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन है रिकवरी में टाइम लगेगा, or who are waiting some investigations and cannot be sent home, they are cancer patients जो है who are waiting for investigations or recovering from their operation। तो जब मेरे पास more beds available हैं for inpatients, so I'll be able to do more major procedures as an inpatient। ठीक है, अगर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर मेरे पास फर्स्ट करें 10 वार्ड में बेड्स अवेलेबल है, अगर उसमें से 7 जो है वो मैं ऑक्यूपाई कर लूँ डे केस प्रोसीजर्स वाले, हर्निया है, लाइपोमा है, तो मेरे पास आई ओनली गॉट 3 बेड्स लेफ्ट फॉर एडमिशन। अब मेरी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में 5 ऐसे मरीज आ जाते हैं, मे बी कैंसर पेशेंट हैं जिनको अर्जेंट ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिनको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, और 5 में से मेरे पास सिर्फ 3 बेड्स अवेलेबल है। तो अब जो 2 मेजर केसेस हैं who needs to be admitted for whatever reasons, I'll have to send them home, which is not a good thing ना। तो अगर मेरे पास इन पेशेंट बेड अवेलेबल है तो मैं ऐसे पेशेंट्स को जो है वो ज़्यादा अटेंशन दे सकता हूँ, उनको एडमिट कर सकता हूँ, इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, और इसी रीज़न से चांसेस ये हैं कि इन पेशेंट जो है ऑपरेशन वो ज़्यादा होंगे क्योंकि उनका टर्नओवर जो है ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा पेशेंट ऑपरेट होंगे उतना ज़्यादा हॉस्पिटल को फ़ायदा होगा। ठीक है, और लास्टली फिर आते हैं बेनिफिट्स टू द हॉस्पिटल। जिस तरह के आपके कलीग ने बताया, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? ये कॉस्ट इफेक्टिव वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा जहाँ पे जो बेनिफिट स्टेट्स हैं, जहाँ वेयर द स्टेट लुक्स आफ्टर इट्स पीपल। ठीक है, अभी वी और कंट्री इज अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। अभी तो जो बड़े लीडर्स हैं वो अपना ही ख्याल रख रहे हैं, जो पब्लिक का ख्याल अभी नहीं रखा जा रहा, लेकिन जहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो द स्टेट लुक आफ्टर देयर पीपल और देयर सिटीजन्स। ठीक है, और इसीलिए ये डे केस से
इन पेशेंट बेड जो है चूंकि फ्री अवेलेबल हैं तो उन पे प्रेशर नहीं है कि बेड्स ऑल ऑक्यूपाइड एंड दे नीड टू एडमिट पेशेंट। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, एक और जो, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एवरीथिंग विच हैज एन एडवांटेजेस कम्स विद इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें कि एक्सपीरियंस और ट्रेन डॉक्टर्स जो है एनेस्थेटिस्ट स्टाफ आर रिक्वायर्ड। किनको डिसएडवांटेजेस हो रहा है? जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग हैं, उनके लिए डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि दिस इज नॉट अ टीचिंग एनवायरनमेंट। यू विल नॉट बी टॉट और यू विल नॉट बी ट्रेन इन दिस एनवायरनमेंट। ठीक है, और यही बात सेकंड लाइन में आ गई, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनीज जो है लेस है। और एक डिसएडवांटेजेस ये है कि जो डे के सर्जरी पेशेंट्स आपने घर भेजे हैं, समटाइम्स दे हैव टू कम बैक फॉर व्हाटएवर रीजंस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अक्सर पेशेंट्स जो हैं, नॉट मच बट स्टिल ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं who have to come back to the hospital for whatever reasons which we'll explain in the next slides, and they have to be admitted again. ठीक है, तो it's a problem for not only for the patient, for the hospital, for the surgeon, but also for the family कि patient जो है ना उसको दोबारा हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़े। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज इसी में आ जाता है, एक सेकेंड। जी जी, मैं क्या ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ जी, यार जल्दी बोले ना, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तो लेक्चर लेके तो मैं फोन कर, वही 2 बजे मिल लेंगे ना, ये नहीं तो 10 मिनट ऊपर कर लो, 10 ऊपर 2 मैं पहुंच जाऊंगा घर। चलो ओके। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चंस तो नहीं आए अभी तक। कोशिश मैं करता हूँ स्लाइड्स खत्म कर लूँ, फिर जो है क्वेश्चंस पे उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे सारे। ठीक है, अच्छा, अगली जो आएगी स्लाइड, डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। टाइप ऑफ जो ऑपरेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे, और टाइप ऑफ डे केस सेंटर्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें आप सिंपली ये याद रखें कि एक डे केस यूनिट जो होगा इज विद इन दी हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जिस तरह वसीना में हमारी 3 बड़ी मेजर बिल्डिंग्स हैं, तो आप एग्जांपल ये ले लें कि एक बिल्डिंग को उन्होंने डेजिग्नेट किया होगा कि इट्स अ डे केस सर्जरी हॉस्पिटल या यूनिट, so it's within the Avastina hospital boundaries and it's within the hospital environment, तो यहाँ पे डे केस यूनिट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने कैसे बनाया हुआ है उसको आप एग्जांपल ले लें, जिस तरह के आदिल हॉस्पिटल का आप लोगों को पता है, सबको आई एम श्योर पता होगा, वो भी नहीं का एक पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल है, लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली इन द हॉस्पिटल कंपाउंड या बाउंड्री, इट्स एक्चुअली अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड। उसको हम कह देंगे सैटेलाइट यूनिट। सैटेलाइट आपने देखा होगा, जो स्पेस में जो सैटेलाइट जाती रहती है, एक हॉस्पिटल के अंदर है वो यूनिट डे केस, एक हॉस्पिटल के बाहर है। इसमें ज़्यादा जाने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा कि बहुत सारी सर्जरी जो है वो डे केस सर्जरी ऑपरेशंस हो रहे हैं। इनमें से कुछ के आपने नाम सुने हुए होंगे, कुछ के नहीं सुने होंगे, कुछ के जो है इंशाल्लाह आप आगे सुन लेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर से स्टार्ट कर लें, हर्निया का नाम आपने सुना होगा, 3rd ईयर में हर्निया एग्जामिनेशन आनी चाहिए। ब्रेस्ट लम्प्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। लिम्फ नोड एक्सीजन है, और नीचे आ जाएं तो आर्थ्रोस्कोपीज का आपने नाम सुना हुआ होगा। एम्पुटेशंस का आपने अगर पढ़ा होगा वो भी हैं। वेरिकोज वेन्स हैं, जो कि आपकी क्लिनिकल मेथड नॉर्मन ब्राउज में लिखा हुआ है। वेरिकोज वेन्स क्या हैं, किस टाइप की ऑपरेशन उनके होते हैं।
शंट्स का नाम सुना होगा, एट्रियोवेनस शंट्स, जो कि डायलिसिस पेशेंट्स में जो कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर और भी है, गैंग्लियंस हैं, कार्पल टनल है, ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस हैं आपके नॉर्मन ब्राउज में लिखी हुई हैं। तो आपने जो कोशिश ये करनी चाहिए, इसी मौके पे मैं आपको एक एडवाइस दे दूँ पर्सनल बैड एक्सपीरियंस की वजह से, कि नॉर्मन ब्राउज क्लिनिकल मेथड्स को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। मैं भी जो है ये समझता था कि नॉर्मल ब्राउज जो है वो तो फाइनल ईयर में पढ़नी चाहिए, अभी मैं क्यों पढ़ूँ, ठीक है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तो फाइनल ईयर में पढ़ा जाएगा। तो वो वॉज अ बिग बिग मिस्टेक, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जो आपको नज़र आती हैं उसी वक्त आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया है, हर्निया क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हर्निया, हर्निया को एग्जामिन कैसे करना है, लंप्स है, ब्रेस्ट लंप है, उसको कैसे एग्जामिन करना है, ठीक है ना, वेरिकोज वेन्स है। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें आप बीच में पढ़ लेंगे ना, यानी कि आपने वार्ड अटेंड किया, साथ ही घर आए, साथ में नॉन ब्राउज थोड़े से 4-5 सफ़े पढ़ लिए, दैट्स इट। So by the time you get to fourth year final year, you'll be very, very familiar with those non-browse pages, which will make your life much easier. ठीक है ना, ये है एक ये टाइप ऑफ सर्जरीज हैं। आगे जाएं तो और भी हैं बहुत सारी सर्जरीज, ये देख लें, यूरोलॉजी के प्रोसीजर्स भी हैं, सर्कमसिजन आप फेमिलियर होंगे, सिस्टोस्कोपी इज एग्जामिनेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर for whatever reasons, vasectomy, cutting of vas deferens for birth control, या ठीक है ना, minimal access surgeries, minimal access means through small cut या through small incisions, ठीक है, मिनिमल एक्सेस जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहते हैं। इसमें भी शायद मैं कोई लेक्चर अगर आपको देना हुआ तो मैं दूंगा कि व्हाट इज मिनिमल एक्सेस सर्जरी, व्हाट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, कोलिसिस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, और दिस इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंडस ऑफ स्टमक, हर्निया रिपेयर्स आपने देख लिया। फिर पीडियाट्रिक ऑपरेशंस भी हैं, ठीक है। तो आप खाली एक स्पेशलिटी में लिमिट नहीं है, अगर आप फर्ज करें पीडियाट्रिक सर्जन बनना चाह रहे हैं तो वहां पे भी डे के सर्जरी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। और एक साइड की तरफ चले जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैं आपको उसी तरह दिखाता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डे के सर्जरी क्या है, टाइप ऑफ सर्जरी जो है ओपन भी है, मिनिमल है। मिनिमल ज़्यादा हमारी कोशिश है कि डे के सर्जरी में हो, क्योंकि मिनिमल एक्सेस सर्जरी में कट्स जो है, ये वूंड जो है वो इज़ वेरी स्मॉल, जितना वूंड स्मॉल होगा लेस पेन, क्विक रिकवरी और अर्ली डिस्चार्ज टू होम। ये आपसे बड़ा कट विच इज़ ओपन और छोटा कट विच इज़ स्मॉल कट। ऑब्वियसली अगर स्मॉल कट है तो चांसेस ऑफ जो है आपकी रिकवरी के वो ज़्यादा है, ठीक है ना, इस कट पे। दूसरा क्या क्वेश्चन है, टिश्यू हैंडलिंग हमें बहुत जेंटल तरीके से करनी है, जितना जेंटली आप करेंगे उतनी लेस चांसेस है कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग होगी या कोई कलेक्शन या कोई इन्फेक्शन बनेगा। तो ये आप ये कह लें कि प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये देखें, ये प्रिंसिपल्स जो मैंने पॉइंटर किए, प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि जिसके वो बुनियादी असूल जिस पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। जिस तरह हमारे एज ए रिलीजन मुस्लिम है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें, जिसके बेसिस पे हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। वो क्या है, एज ए मुस्लिम मे बी फास्टिंग करना, प्रे करना, सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, इमानत में ख़यानत नहीं करना, पीछे गीबत किसी की ना करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत मज़ा आता है करने में। तो ये एक तरह के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं जो हमारे रिलीजन ने बताए हैं कि इनको हमने फॉलो करना है, ठीक है, उम्रा करना, हज करना, जो भी। तो यही चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो असूल है जिस पे कि डे के सर्जरी बेस करती है, ये मेरा मतलब। तो इसमें एक पहला प्रिंसिपल ये हो गया कि मिनिमल हो, छोटे कट्स हो तो मच बेटर। टिश्यू जो हैंडल हो रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन को जेंटली हैंडल करना चाहिए। हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग को हमें बहुत ही अच्छी तरह, एडुकेट का मतलब है कि इज गुड हीमोस्टेसिस, मेटिकुलस इज एक्सीलेंट हीमोस्टेसिस, यानी कोई चांस नहीं लेना आपने कि थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो उसको आपने स्टॉप करना है। और क्या असूल है कि
पोस्ट ऑप नोजिया और वोमिटिंग होती है फॉर वेरियस रीजंस, मेडिकेशंस की वजह से, एनेस्थेटिक ड्रग्स की वजह से। उसको आपने पहले ही प्रीएम्प्टिवली उसको ट्रीट करना है और उसकी पेशेंट को मेडिसिन देनी है बिफोर सेंडिंग हिम होम। टाइप ऑफ हेमरेजेस आपने पढ़ी होंगी, कुछ याद आ रहा हो? ठीक है, 3 टाइप की हेमरेजेस हैं, आप शायद थर्ड ईयर में अभी तक पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी, लेकिन एक होती है प्राइमरी हेमरेज विच अकर्स एट द टाइम ऑफ द ऑपरेशन, reactionary occurs within 4 to 6 hours, और secondary occurs after 24 hours up to 7-8 days। ये टाइप ऑफ हेमरेजेस हैं जो कि हो सकती है। और एक और प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया हुआ था कि जो स्टाफ है विच विल बी ऑपरेटिंग और लुकिंग आफ्टर दिस पेशेंट विल बी एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, they will not be junior doctors, they will not be training doctors. Certainly they can accompany the senior surgeons, your staff, but they will not be the frontline doctors who will be managing or treating those patients। ठीक है, अभी स्लाइड पे आ जाते हैं। अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको ये बताना चाह रहा है कि किस पेशेंट को हम कंसिडर करेंगे कि ही इज फिट इनफ टू बी कंसिडर्ड फॉर डे केस सर्जरी। ठीक है, उसमें एक मेडिकल क्राइटेरिया है, सोशल सर्जिकल क्राइटेरिया। एक एक को टच करते हैं। मेडिकल जो क्राइटेरिया है अगर आप ये देख लें, ठीक है, मुझे पता है आप बोर होने लगे हैं क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बोर हो गया हूँ, तो आपका पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर को ना थोड़ा सा जल्दी खत्म करें। मेडिकल क्राइटेरिया बेसिकली इसकी एसेंशियली मीन्स के पेशेंट इज मेडिकली फिट टू अंडरगो ऑपरेशन, और उसकी बेसिस ये है कि ग्रेडिंग सिस्टम्स बना हुआ है, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिकली कोई मेजर हार्ट डिजीज ना हो, मेजर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ना हो, मेजर चेस्ट डिजीज ना हो, कोई एंडोक्राइन मेजर मसले ना हो, तो देन पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी फिट इनफ टू अंडरगो अ डे केस प्रोसीजर। दूसरा क्या है क्राइटेरिया? दूसरा क्राइटेरिया इज सोशल क्राइटेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल में आपने देखना है कि पेशेंट जिसको आप सेम डे घर भेज रहे हैं, he is not living alone। अगर वो living alone, then he doesn't fit into that criteria। He obviously needs somebody to look after him। कोई भी किसी भी नीड के लिए, कभी पानी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, मेडिसिन चाहिए, although he is at home, but he still needs somebody to look after him for at least another 24-48 hours। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया उसको फिट करना चाहिए। इस तरह के हमने पहली लाइन में मेंशन किया कि एक्चुअली सेकंड लाइन में था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये ना हो कि जो है पेशेंट जो है पिंडी भाटियां से आया हुआ है और आप उसको वसीना में ऑपरेट करके कहीं आप घर जाओ, तो यू शुड बी लिविंग क्लोज टू द हॉस्पिटल एरिया। इन केस एनी प्रॉब्लम्स ही कैन कम बैक स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, जर्नी भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये नहीं हो गधे और घोड़े पे जाके उसने अपने गाँव या अपने घर जाना हो, विच इज गोइंग टू बी वेरी अनकंफर्टेबल। फैसिलिटीज एट होम होनी चाहिए, कोई ना कोई टॉयलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, और दूसरा उसके पास कोई ना कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल का हो कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ही शुड नो वेयर टू गो और हु टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, थर्ड आ गया सर्जिकल क्राइटेरिया। उसमें क्राइटेरिया में इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑपरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। द मोर लॉन्गर द ऑपरेशन इज, द मोर चांसेस कि ही माइट डेवलप प्रॉब्लम्स एंड द मोर चांसेस ही शुड बी स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। ऑपरेशन इतना लंबा नहीं होना चाहिए, अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और रिकग्नाइज होना चाहिए फॉर डे केस प्रोसीजर्स। पेन कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, द पेशेंट शुड बी एबल टू ईट और ड्रिंक, ही इज कंफर्टेबल नॉट इन पेन बिफोर ही सेंट होम। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बातें थी, आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये मैंने आपको स्लाइड दिखा दी है। एज इज नॉट अ क्राइटेरिया, कोई भी एज हो, एज लॉन्ग एज इज फिट और ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया टू बी सिलेक्टेड फॉर डे केस सर्जरी, जो है वो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उसकी हाइपरटेंशन इज वेल कंट्रोल्ड। ओबीस जो है क्राइटेरिया नहीं है, ओबीस पेशेंट डजंट मीन कि आप ऑपरेट नहीं कर सकते। एपिलेप्टिक पेशेंट इज जो है इवन दे कैन आल्सो अंडरगो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। डायबिटीज नहीं जा सकते क्योंकि डायबिटीज उनको जो है फास्ट, आपको पता होगा पेशेंट को फास्टिंग करनी होती है 6 आवर्स, तो डायबिटीज पेशेंट कैन नॉट फास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो डायबिटीज पेशेंट अगर है कोई, तो ही नीड्स टू बी एडमिटेड
एंड ऑपरेटेड एज अ डे केस प्रोसीजर। ठीक, अगली स्लाइड आ जाए। इसको हम स्किप कर सकते हैं, उससे अगली में आ जाए जो मैं आपको और एक दिखाना चाह रहा हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। ये एक चीज स्लाइड मैंने फाइनल ईयर के लिए बनाई हुई है। अच्छा, इस स्लाइड में आपकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आप याद रखें कि इवन इमरजेंसी ऑपरेशंस कुछ 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 सारे नहीं, जो कि दे कैन बी डन एज अ डे केस प्रोसीजर्स। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स नो नो दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड, दैट्स नॉट ट्रू। इसमें इवन देखें, अगर आप देखें ये अभी देखें जो पॉइंटर जहाँ पे आ रहे हैं, ऑल बेटर इमरजेंसी ऑपरेशंस, emergency appendix operation, they can even be operated as a day case, operated in the morning and sent home in the evening। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है कि इमरजेंसी ऑपरेशंस भी सर्टन ऑपरेशंस जो है वो कैन बी डन एज ए डे केस। ठीक है, ये अब इम्पोर्टेंट स्लाइड आपके लिए। इम्पोर्टेंट स्लाइड इसलिए है कि फर्ज करो अगर आप जो है वो सीनियर डॉक्टर्स जो है वो तो चले जाएंगे ऑपरेट करके, अगर आप जूनियर डॉक्टर हैं, डे केस यूनिट के अंदर हैं और आपको डिसीजन लेना है कि ये पेशेंट जो है वो इज ऑपरेटेड एज अ डे केस, कैन वेदर ही कैन बी सेंड होम और नॉट। ठीक है, उसमें सिंपल चीज़ें हैं क्राइटेरिया। अगर पेशेंट जो है आपको कंफर्टेबल लग रहा है, नॉट इन एनी पेन, ही इज एबल टू वॉक अराउंड, ही इज बीन टू द वॉशरूम, ठीक है, ही इज नॉट इन एनी पेन, ठीक है, और वूंड जो है इज वूंड ड्रेसिंग में ब्लड नहीं है, इज नॉट ब्लीडिंग फ्रॉम हिज वूंड, और ही इज गॉट समबडी टू लुक आफ्टर हु इज विद हिम, कोई भी हो सकता है, केयरर है, सन है, डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है, कोई भी है, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हु विल बी एबल टू टेक हिम होम एंड लुक आफ्टर हिम ओवर देयर। अगर ये सारी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो देयर इज नो रीजन टू कीप दिस पेशेंट इन द हॉस्पिटल। प्लस टॉप ऑफ द लाइन आप देख लें, अगर उसका ब्लड प्रेशर, वाइटल साइन सब कुछ ठीक है तो ही कैन बी सेंट होम। अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा, व्हाटएवर है, वो स्टिल इन पेन, वॉशरूम नहीं गया हुआ, स्टिल नॉट मोबाइल, और जो है अभी भी इसको नोजिया है, वोमिटिंग है, कोई केयरर उसके साथ नहीं है या आ नहीं सका, तो देन आप जो है अपने स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स को कॉल कर लें और कि जी फॉर दिस रीजन आई कैन नॉट सेंड दिस पेशेंट होम, और फिर अरेंजमेंट करवा के उस पेशेंट को एडमिट कर लें फॉर एन ओवरनाइट स्टे। ठीक है, अच्छा ये फिर लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड में बेसिकली ये है कि अभी हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी डे केसेस भी क्यों इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, उसमें अगर आप ये देखें मेरी स्लाइड में, मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगी आप। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो ह्यूमन नेचर है। अगर आप एक जगह बैठते हैं और आपको मैं नेक्स्ट डे कहूँगा आपने यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है, तो आप सडनली जो है ना आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, यू वुड नॉट लाइक इट कि भाई मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं यहाँ क्यों बैठूँगा। तो यही रीज़न है कि जो अभी भी जो ज़्यादातर ऑपरेट हो रहे हैं उनको एडमिट किया जाता है, तो स्टिल पीपल जो है दे आर नॉट कंफर्टेबल, और नॉट ओनली सर्जन्स और डॉक्टर्स बट इवन फैमिली और सर्जन जो पेशेंट है दे आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल। अगर आप किसी को कहें जी आपका ऑपरेशन होगा, आप सेम डे आएंगे, सेम डे जाएंगे, तो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, मुझे तुम उस दिन क्यों घर भेजोगे, मैंने तो हॉस्पिटल में रहना है। तो इवन फ्रॉम पेशेंट साइड जो है लोग अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दूसरा क्या है, माइंड सेट वही है, पेशेंट भी अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिलेटिव्स भी हैं, सर्जन भी हैं, जो कि अभी कंफर्टेबल नहीं है कि पेशेंट को हम उसी दिन घर भेज दें। ठीक है, कल्चरल चेंज भी है, उसमें आने में टाइम लगेगा, और ये भी आप कह सकते हैं अभी रिसोर्सेज नहीं है, फंडिंग नहीं है, इस तरह के अभी यूनिट्स नहीं बने हुए हैं जहाँ पे जो है वो पेशेंट आए और जाए, क्योंकि ऑब्वियसली नीड सम फंडिंग, रिसोर्सेज, स्टाफ वगैरह जो भी है। ठीक है, ट्रेनिंग भी नहीं है अभी सर्जन्स की, स्टाफ की, कि वो हाउ टू डील और विद दीज डे केस ऑपरेशंस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, पेशेंट को आपने भेज दिया कहीं गाँव किधर भी, अब उसको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, अब उसे कौन लेके आएगा। ठीक है, ना कोई टैक्सी अवेलेबल है, ना यूबर है, ना कोई बस है, ना ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी अभी इश्यूज हैं जो कि अभी तक सही तरह रिजॉल्व नहीं हुए हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी है,
इलिटरेसी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी पेशेंट इतने जो है लिटरेट नहीं है कि अभी प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, किधर जाएंगे। और लास्टली जो है, अगर मैं एज ए प्राइवेट पेशेंट ऑपरेट करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट जो है, आई विल मेक मोर मनी अगर पेशेंट इज स्टेइंग इन द हॉस्पिटल देन इफ आई सेंड द सेम पेशेंट टू होम सेम डे। तो ये भी एक तरह का जो फैक्टर है ना, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि ये डे की सर्जरी क्यों इतना कॉमन नहीं हुआ। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मेजॉरिटी जो फंड्स जो हमें मिल रहे हैं हेल्थ के लिए, वो हम डे के सर्जरी पे तो नहीं लगाएंगे, वो हम लगाएंगे जो HIV है, एड्स है, TB है, अब जो कोविड वायरस है, इनके पेशेंट्स दे नीड्स मोर अटेंशन देन पेशेंट्स हु नीड्स टू बी ऑपरेटेड एज अ डे केस। ये भी बहुत बहुत मेजर फैक्टर ये भी है। ठीक है ना, ये इस तरह का लेक्चर था। और तो बेसिकली मैं एक तो ही मिनट रहे वो ओवर हो चुके हुए हैं, लेकिन बेसिकली मकसद यही है कि डे केस सर्जरी क्या है। डे केस सर्जरी हो रही है, इट्स वेरी पॉपुलर, इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। और रीज़न यही है कि इसमें हॉस्पिटल को भी फ़ायदा है, पेशेंट्स को भी फ़ायदा है, और लेकिन उसमें फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेशेंट्स को कईयों को एडमिट होना पड़ जाता है जिनकी रिकवरी ठीक नहीं हुई होती। कई पेशेंट घर चले जाते हैं आफ्टर डे केस प्रोसीजर, लेकिन उनको घर में कुछ प्रॉब्लम डेवलप होता है, फिर उनको दोबारा आना पड़ता है। और लास्टली ये कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, क्या कौन से हम बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इस पेशेंट को वी कैन सेंड हिम होम क्योंकि ही इज फिटिंग ऑल द क्राइटेरिया, he is well, no pain, vital observations normal, eating and drinking, he is mobile, he has been to the washroom, there is no complications, no wound bleeding, वगैरह वगैरह, and there is somebody to look after him, somebody to take him home। इस बेसिस पे हम उसको घर भेजेंगे। और लास्ट लाइन थी कि अभी स्टिल वाई वी आर वे बिहाइंड के इन प्रोवाइडिंग डे केस सर्जरी प्रोसीजर्स। होपफुली आपके पल्ले कुछ पड़ गया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है किसी ने तो थैंक यू कह दिया। चले, बाय बाय।